Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with Science 1 Chapter 3. The name of today's chapter is Current Electricity, and again this chapter is included in physics part of our subject. Yesterday we learnt various forms of energy and electrical energy was one of them, if you guys remember. Our life revolves around electricity. From starting our day to ending it, we use objects that run on electricity throughout the day. For example, when we start our day, यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अवन, हम लोग जब कुछ भी कुकिंग करना होगा, बेक करना होगा या खाना गर्म करना होगा तो उसके लिए हम लोग अवन यूज़ करते हैं. वो किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. आयन, कपड़े प्रेस करने होते हैं तो हम अगेन आयन का इस्तेमाल करते हैं. तो आयन भी किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है. और वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सिमिलरली फ्रिज, ठंडा पानी पीना है हम लोगों को या फ्रिज से कोई सामान निकालना है, कुछ कूल करना है, आइस बनाना है, हर चीज़ के लिए हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं. अगेन ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, लेकिन इस बार हम कूल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को. और एयर कंडीशनर में भी यही चीज़ होती है, बस यहाँ पर हम क्या करते हैं? कूल करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. लाइट जल रही होगी तो लाइट हम लोग बल्ब किस पर चलता है? वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है. लैम्प, फ्लैश लाइट, टेलीविज़न, फ़ोन, कंप्यूटर्स, कार्स, इवन कार्स आजकल इलेक्ट्रिकल निकली है. इलेक्ट्रिकल कार्स होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है. बोट्स होती है इलेक्ट्रिकल. उसके अलावा अभी जब आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे होगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है. एवरीथिंग अराउंड अस, फैन. और अगर हम देखें तो हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है. हमारा दिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ शुरू होता है और उसी के साथ हम ख़त्म करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये एक हमारे लाइफ का पार्ट बन चुकी है अब. लेकिन हमारे अलावा एनिमल्स भी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं. एनिमल्स इलेक्ट्रिसिटी पर डायरेक्टली नहीं डिपेंड करते, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एकिडनास, ये एक मैमल है, एग लेइंग मैमल है. ये एग ले करता है और इनके पास होते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स. रिसेप्टर होते हैं जो उन लोगों की स्नाउट पर, यहाँ पर आपको दिख रही होगी इनकी स्नाउट, नोज़ जैसा जो पार्ट है इनकी नोज़ एक्सटेंड हो गई है, उसे हम स्नाउट बोलते हैं. तो यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर जो कि अगर कोई इंसेक्ट है उनके आसपास या फिर कोई वॉर्म है उनके आसपास तो वो अगर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहचानने का काम इनकी ये स्नाउट करती है. इनके पास जो रिसेप्टर होते हैं वो उसे पहचानते हैं, ढूंढते हैं, और इससे उन्हें क्या मदद मिलती है? वो अपने प्रे को कैच कर पाते हैं. प्रे यानी जिस चीज़ पर वो शिकार कर रहे हैं. ये हम लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा था, 7th चैप्टर में पढ़ा था कि प्रे क्या होते हैं. तो ये अपने प्रे को इलेक्ट्रो रिसेप्टर से ढूंढते हैं. इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल रेज. ये इनके पास किडनी शेप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक क्रिएट कर सकते हैं. अब ये इलेक्ट्रिकल शॉक क्रिएट करके क्या करेंगे? या तो वो अपने जो प्रेडेटर्स हैं उनको भगाएंगे, जो उनका शिकार करने आते हैं, जो लोग उन्हें खाने आते हैं, या तो वो उन्हें भगा देंगे शॉक देकर, या तो फिर अगर उन्हें किसी को कैच करना है, कोई फ़िश वगैरह कैच करके उन्हें खानी है, प्रे पर अपना अटैक करना है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है. लेकिन जब वो प्रेडेटर्स को भगाते हैं उस टाइम पर वो लो वोल्टेज यूज़ करते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं सिर्फ डराने के लिए. वेरेज जब ये लोग अपने प्रे पर अटैक करते हैं तो उस टाइम पर ये लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा पावर की देते हैं ताकि उन्हें स्टन कर दें. स्टन कर दें मतलब बेहोश कर दें. अपने जो प्रे है उसको पूरी तरह से इमोबिलाइज कर दे कि वो मूव ना कर पाए, बेहोश हो जाए. ठीक है.
फिर उसी तरह से ओरिएंटल हॉर्नेट, ये भी एक इंसेक्ट है और इनके पास इलेक्ट्रिकल सुपर पावर मिलती है इन्हें सन से। अब सन से इनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सन से इनको जो सनलाइट मिलती है वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से ये जो इंसेक्ट है ये अपने सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और यहाँ पर ये जो येलो रिसेप्टर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं वो कन्वर्ट करती है उसे इलेक्ट्रिसिटी में। और ये ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज बोला जाता है कि ये ऐसे टाइम पर थे जिस टाइम पर सन बहुत ज़्यादा क्लोज था अर्थ के, तो उस टाइम पर इन लोगों को इवोल्यूशन के लिए इन लोगों ने उस चीज़ को यूज़ किया था कि उन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था उस एनवायरनमेंट से कि हाँ इतना ज़्यादा सन एनर्जी दे रहा है तो उसे कुछ तो यूज़ करें। तो इस तरह से उन लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया और उसके बाद में उस सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक लौते ऐसे एनिमल है जो कन्वर्ट कर सकते हैं सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल ईल। नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ईल होगा, बट एक्चुअली ये ईल नहीं है, ये है कैटफिश। ये कैटफिश से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगेन प्रेडेटर्स को भगाने के लिए या तो फिर अपने प्रे को स्टन करने के लिए, पूरी तरह से इमोबिलाइज करने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं बेहोश करने के लिए। और साथ ही साथ ये अपने जैसे जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मौजूद है, हर चीज़ को ज़रूरी है। ह्यूमंस को भी, एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, बट एनिमल्स के पास उनकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी है और हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो है क्या एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, उसके डिफरेंट टर्म्स क्या है, उसमें करंट क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या सिंबल यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज इस चैप्टर में। क्या क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके अलावा हम उससे रिलेटेड टर्म्स देखने वाले। उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगी तो उसके साथ हमेशा टर्म्स आएंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, रेजिस्टर्स, एमीटर, वोल्ट मीटर और साथ ही साथ रेजिस्टेंस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे टर्म्स हैं, इनके क्या सिंबल है, इनका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम आगे देखेंगे तो सारी चीज़ें एक एक कर पढ़ेंगे, थोड़ा इजी होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे वाटर करंट होता है, फ्लो ऑफ वाटर, उसी तरह से जब चार्जेस फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चीज़ में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब चार्जेस जब फ्लो होते हैं कंडक्टर में तो वो चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम पोल्स की तरह है, जैसे मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी की तरह ये चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ रिपेल करते हैं, उसी तरह से इस चार्जेस में भी यही चीज़ होती है कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जो है उसका नाम क्या है, प्रोटॉन्स। अब पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है, एटम होता है, एटम में प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़े होंगे, आपने कभी एटम के बारे में अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि एटम में बेसिक चीज़ होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उस टाइम पर
इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नंबर में होते हैं। तो एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, दूसरी चीज़ बढ़ रही है। अगर मैं बोल रही हूँ 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने बचे? 5। तो प्रोटॉन बढ़ गए, तो ऐसे टाइम पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? जब ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कभी भी इलेक्ट्रॉन छोड़कर एटम छोड़कर नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जब किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और सर्किट जो है उसमें फ्लो क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव होता है हमेशा सर्किट में। और जब नेगेटिव चार्ज मूव होता है तो कोई चीज़ मूव हो रही है तो फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली फ्लो कैसे करती है? नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे, बल्ब को बटन बंद रखेंगे तो बंद हो जाता है, ऑफ रहता है, बटन ऑन करने पर बल्ब ग्लो करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली कैसे काम करती है, ये किस तरह से फ्लो करती है, ये समझने के लिए हम लोगों को पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझिए कि वायर में नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी होती है क्या? अगर आप कोई रैंडम वायर उठा लो, कोई भी कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, कोई भी नॉर्मल वायर उठा लोगे, तो क्या हमें उस पर करंट पड़ता है? नहीं पड़ता है करंट। क्यों नहीं पड़ता है उसमें करंट? बिकॉज वो जो नॉर्मल वायर होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो रैंडमली कहीं पर भी मूव होते हैं। तो रैंडम मूवमेंट जब होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद जो नेट चार्ज होता है उस पर फ्लो, वो ज़ीरो हो जाता है। अब ज़ीरो चार्ज हो गया, ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से हम लोगों को शॉक नहीं लगता। वहीं अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है, एक्स्ट्रा चार्ज जो है, एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है और हम लोगों को शॉक लग सकता है। अब ये चीज़ कैसे होगी? नॉर्मल वायर है जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, उसे हम सबको एक साथ कैसे लेके आएंगे? एक साथ एक डायरेक्शन में कैसे मूव करा सकते हैं हम इसे? तो वो चीज़ समझने के लिए हमें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 टैंक है, टैंक ए और टैंक बी। तो टैंक ए में और टैंक बी में जब इक्वल पानी है और बीच में यहाँ पर मैंने कनेक्ट की हुई एक पाइप से, तो क्या कोई मूवमेंट होगा इन दोनों में? पानी में नहीं होगा। ऑब्वियसली दोनों का लेवल सेम है यहाँ पर, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। वहीं अगर टैंक ए में ज़्यादा पानी है और टैंक बी में कम पानी है, तो उस टाइम पर पानी यहाँ से फ्लो होगा और इस टैंक में भरता रहेगा। कब तक भरेगा ये? जब तक दोनों टैंक में पानी सेम हो जाता है तब तक। अब ये चीज़ आप घर पर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। नॉर्मली टैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 2 प्लास्टिक के कप्स ले रहे हो, प्लास्टिक के ग्लास ले रहे हो, बीच में दोनों के एक स्ट्रॉ अटैच कर रहे हो होल करके, तो भी आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो ये क्यों हुआ? जब सेम लेवल पर थे तो पानी फ्लो नहीं हुआ। जब एक का लेवल हाई था और दूसरे का लो था, उस टाइम पर हम लोगों का वाटर में फ्लो हुआ, करंट पास हुआ वाटर का। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट भी इसी तरह से है। और इलेक्ट्रिसिटी में भी यही चीज़ होती है। जब कभी भी एक हायर पोटेंशियल होता है और लोअर पोटेंशियल होता है, तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर करंट फ्लो होगा। क्या बोली मैंने? जब कभी भी हायर पोटेंशियल होगा एक एंड के पास और दूसरे के पास लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो होगा। जैसे यहाँ पर हायर लेवल से लोअर लेवल पे वाटर फ्लो हो रहा है
उसी तरह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। अब ये पोटेंशियल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम किस तरह से क्रिएट किए गए। ये एक कंडक्टिंग वायर है यहाँ पर दी गई, नॉर्मल वायर है, कोई भी हम लोग कॉपर की वायर ले लो, एल्यूमिनियम की वायर ले लो, निकल की, कोई भी नॉर्मल वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो उस वायर के दो एंड पर हम लोगों ने कनेक्ट किए हैं कंडक्टर्स, एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जिस पे नेगेटिव चार्ज है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर लेवल पर होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लोअर लेवल पर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, हायर लेवल क्या है, पॉजिटिव, और लोअर लेवल क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में। और वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाती है, हायर लेवल पॉजिटिव है, लोअर लेवल नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, और इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में। क्यों? बिकॉज वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये चीज़ हम एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोली, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो क्यों होती है, चार्ज फ्लो की वजह से। लेकिन चार्ज तो यहाँ पर क्या फ़्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब साइंटिस्ट पहले नोटिस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे प्रोटॉन्स को। तो उनके हिसाब से प्रोटॉन्स मूव हो रहे थे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रोटॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों? बिकॉज अगर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव होते जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव होते जाएगा, राइट। नेगेटिव चार्ज इधर मूव होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव होगा। तो साइंटिस्ट ने पॉजिटिव चार्ज को नोटिस किया और उन लोगों को लगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा था। बट पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा था, नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन राइट में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन लेफ्ट में जा रहा है। तो ये एक मिसकंसेप्शन हो गया था साइंटिस्ट को, और लेकिन क्योंकि वो बहुत काफ़ी टाइम के बाद वो चीज़ें क्लियर हुई लोगों को, इस वजह से ये डायरेक्शन को ही हम सही डायरेक्शन मानते हैं और हम अभी भी इसी डायरेक्शन को मानकर चलेंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, हायर से लोअर पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज जाता है। अब हायर पोटेंशियल कौन सा होता है? पॉजिटिव, और लोअर पोटेंशियल कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो जब भी हम लोगों को करंट पास करना होता है तो क्या हम हमेशा दो टर्मिनल्स लगाते हैं क्या? नहीं। अभी अगर हम लोगों को कोई भी चीज़, अगर हम लोग को यहाँ पर अपने रिमोट में बैटरीज़ वगैरह जब हम लगाते हैं तो हम उसमें दो टर्मिनल्स लगाते हैं क्या? हम एक्चुअली दो टर्मिनल्स नहीं लगाते हैं, हम उस टाइम पर लगाता है एक बैटरी, जिसको हम सेल भी बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं। तो वो बैटरी में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, एक पॉइंट उसका बाहर आता है, एक पॉइंट अंदर की तरफ जाता है। तो जो एक पॉइंट होता है वो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो ये जब बैटरी लगाते हैं हम, तो एक्चुअली वो बैटरी क्या काम करती है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि उसके एक एंड पे पॉजिटिव है, दूसरे एंड पर नेगेटिव है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पर क्रिएट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी।
तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस तरह होगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? हम लोगों ने सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझे हैं अभी तक के। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डेप्थ में उसका डेफिनेशन देखेंगे। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। क्या बोली मैंने? एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्यों होता है? केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर, और इस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में डालता है। इलेक्ट्रॉन्स मोशन में चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसीलिए नॉर्मल वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती भी दिखाई देगी, लेकिन वही अगर हम उसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्यों होगी ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? बिकॉज उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कितना वर्क कर रहे हैं हम? अभी ऑब्वियसली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर हमें ले जाना है, किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना है, फोर्स लगाना है, तो उस टाइम पर कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जो किए हैं हमने एक चार्ज को लेकर जाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस PD, जिसको मैंने यहाँ पर लिखी हूँ, इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। कितना काम किए हम लोगों ने अपॉन कितने चार्ज को लेकर गए। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने एक्चुअली कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट में डिनोट करते हैं। W क्या है? वर्क डन। और टोटल चार्ज क्या है? Q। तो ऐसा यूनिट हो जाता है 1 जूल पर कूलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। इसके बाद में कुछ दूसरे यूनिट्स भी दिए गए हैं हमें पोटेंशियल डिफरेंस के। फर्स्ट दिया गया है ये छोटा यूनिट है। ये जो पार्ट है हम लोगों का 1 2, ये छोटे यूनिट्स हैं। तो 1 मिली वोल्ट क्या होता है? 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है। मतलब जब वोल्ट का एक छोटा पार्ट, जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से वोल्ट और मिली वोल्ट होते हैं। बस फ़र्क कितना होता है कि मिली वोल्ट छोटा होता है वोल्ट से, और कितना छोटा होता है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेगा। और ये होता है माइक्रो वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इससे होता है 10⁻⁶। फिर ये दोनों आते हैं बड़े यूनिट, और ये बड़ा यूनिट क्या है? 1 किलो वोल्ट। किलो हमेशा 10⁻³ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे वोल्ट को, तो किलो वोल्ट होगा। फिर ये आता है मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट में 10⁻⁶ का पावर होता है। तो ये कुछ यूनिट्स हम लोगों को याद रखने होंगे, बिकॉज कैलकुलेशन में हम यूज़ कर सकते हैं ये यूनिट्स। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, नोट करके रख लीजिए। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आप लोगों को बताई हूँ किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हमेशा जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स, जिसको नॉर्मली हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में सिर्फ कंडक्टर भी बोलते हैं। लेकिन जिसमें बहुत बहुत कम होते हैं, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं इंसुलेटर।
तो यहाँ पर दिख रहा है एनी मटेरियल, कंडक्टर का डेफिनेशन दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा खुद से, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जैसे कि वायर्स जो होती है, अंदर की जो मेटल की वायर होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी जो वायर होती है, इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज मेटल में हमेशा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं या फिर कंडक्टर्स हो जाते हैं। इंसुलेटर क्या होगा, इसका अपोजिट, एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सारे मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये सारे मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर, और ये क्या काम करते हैं फिर, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो ये कवरिंग का काम करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह को। जैसे कि हम लोगों के घर में जो वायर होती है वो डायरेक्टली मेटल की वायर नहीं होती है, उसे हम कवर करते हैं किसी रबर के मटेरियल से, या फिर हम दूसरे कोई मटेरियल से जो इंसुलेट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे कवर करते हैं ताकि हम लोगों को शॉक ना लगे। सिमिलरली हम लोगों के जो स्विचेस बने होते हैं वो स्विच भी मटेरियल के, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं जिसे, तो वो प्लास्टिक से बनते हैं वो, और वो इंसुलेटर होते हैं, इस वजह से हम लोगों को शॉक नहीं लगता है। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई हूँ मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर का। आप देख सकते हैं कंडक्टर में एटम के आसपास कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, वेरेज इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स है बट ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में, शेल में बंधे हुए हैं और ये मूव नहीं कर पाते हैं और ये एटम को छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर्स होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट देखा, एक पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे। फिर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन देख लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देख लिए, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं, ये सारे कंसेप्ट समझ लिए। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यही चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से ये चीज़ आई है इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल होता है उसका कैपिटल आई, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैपिटल आई, इसे हम डिफाइन करेंगे एज चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कितना चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर से इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ। हर इलेक्ट्रॉन पर एक अपना चार्ज होता है, तो ऐसे कितने चार्ज पास हुए उस कंडक्टर से एक सेकेंड में, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। उसका फॉर्मूला अब हम देखेंगे यहाँ पर। और करंट जो है उसका यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, एक कूलम चार्ज जब एक सेकेंड में पास होता है वायर से तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट है वहाँ पर। और एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ज़्यादा, इतना छोटी क्वांटिटी होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज की। और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। क्या हम लोगों ने देखे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है किसी भी कंडक्टर में तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट होता है एम्पियर। एक एम्पियर क्या होता है, जब एक कूलम पास होगा एक सेकेंड में तो उस टाइम पर जो करंट पास होगा उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर। यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया गया है।
क्या होगा करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू कितना चार्ज हुआ, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, Q अपॉन स्मॉल t। तो यहाँ पर Q जो है कूलम में होता है, कूलम पर सेकेंड, लेकिन इस कूलम पर सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्यों एम्पियर बोलते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट था जिसका सरनेम एम्पियर था, और इसके ऑनर में हम एम्पियर बोलते हैं बिकॉज उसने ये कंसेप्ट ढूंढा था और ये कंसेप्ट हम लोगों के सामने रखा था। अब जैसे हम लोगों ने वोल्ट में देखे थे, एक छोटा एक उससे भी ज़्यादा छोटा, उसी तरह से एम्पियर्स में करंट में भी होता है यूनिट। 1 मिली एम्पियर क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर के बराबर, और 1 माइक्रो एम्पियर क्या होगा, 10⁻6 एम्पियर के बराबर। वही चीज़ है यहाँ पर, और ये किसने बताया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट एम्पियर जिसका नाम था, उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी पर, और उसने ये हम लोगों को फॉर्मूला बताया था। इस वजह से हम लोग उसके ऑनर में इस यूनिट को एम्पियर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। एक करंट है, फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से 0.4 एम्पियर का, एम्पियर मतलब करंट की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को 0.4 एम्पियर। कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो कितना पास होगा उसमें से चार्ज, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो सॉल्व कीजिए। आपके पास I की वैल्यू है, आपके पास T की वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना है Q। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और यहाँ पर टाइम को उन लोगों ने कन्वर्ट किया है मिनट से सेकेंड में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 5 मिनट को 60 सेकेंड से, 60 से मल्टीप्लाई किए 300 सेकेंड। तो आप एम्पियर में यूनिट लोगे और ये सेकेंड में। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर दिए होंगे अब तक। इसका सोल्यूशन देखते हैं। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। I की वैल्यू दी हुई है 0.4 इंटू T कितना दिया हुआ है 300 सेकेंड्स, 120 कूलम। तो उस कंडक्टर से चार्ज कितना पास होगा, 120 कूलम्स। बहुत सिंपल था सोल्यूशन इसका। इसी तरह से सारे न्यूमेरिकल आपके साइंस में बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं, सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट समझना होगा। फिज़िक्स में यही चीज़ होती है, कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। इसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नाम से समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली किसी साइंटिस्ट ने ये लॉ को निकाला होगा, इस वजह से हम ओम्स लॉ बोलते हैं इसे। अब ये ओम्स लॉ क्या करता है, ये ओम्स लॉ हम लोगों को प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये इस्टेब्लिश ओम साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस्टेब्लिश किया था इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इस लॉ को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। इस लॉ में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉ है। क्या लॉ है ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम फिजिकल स्टेट, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर हम फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रख रहे हैं, फिजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर या फिर वो सॉलिड लिक्विड गैस है, या ये सारी जो चीज़ें हैं, और उसके अलावा इसके आसपास प्रेशर, ये सारी चीज़ें अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं किसी भी कंडक्टर की, तो उस टाइम पर उसमें से जो करंट पास होगा I, जिसे कैपिटल I से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है मतलब दोनों, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी।
अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में लिख रहे हैं। क्या बोला सेंटेंस ने कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V से, तो हम लोगों ने लिख दिया ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है। तो I इज इक्वल्स टू, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर इक्वल्स की साइन डालते हैं तो उस टाइम पर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करते हैं। मोस्टली हम उस कांस्टेंट को लिखते हैं स्मॉल k से। तो स्मॉल k लिख दी मैंने, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय v, दैट इज़ वोल्टेज। k क्या है हम लोगों का? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब मैंने इस k को इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर गई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ क्या आ गया? डिवीजन में हो गया। तो I इंटू 1/k इज इक्वल्स टू v। अब ये जो 1/k है इसे हम बोलते हैं कैपिटल R, और ये R होता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें क्या समझना है? 1/k जो है इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, और डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू IR, या फिर R इज इक्वल्स टू V/I। अब V का यूनिट, V क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट अपॉन एम्पियर। इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम डिनोट करते हैं ओम से। तो ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है इसका सिंबल है ओम, OHM, ओम, और ये उसका सिंबल दिया गया है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एक्चुअल यूनिट है वोल्ट अपॉन एम्पियर, लेकिन हम इसको किस यूनिट से डिनोट करते हैं? ओम से, बिकॉज ओम जो साइंटिस्ट है इसने ये चीज़ डिस्कवर किया था। बहुत सिंपल लॉ है। क्या लॉ है? अगर किसी कंडक्टर की हम फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो करंट जो होगा वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज से प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोपोर्शनल होगा। और फिर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किए, उससे हमें क्या पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट रिलेटेड है एक दूसरे से, और दोनों को जब डिवाइड करते हैं हम तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और उस कांस्टेंट को हमने क्या डिनोट किया है? कैपिटल R, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम। बहुत सिंपल था यहाँ तक के। तो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी वायर नॉर्मली उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उस टाइम पर उसमें रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, लेकिन वही जब हम उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं जैसे बैटरी या सेल, तो वो टाइम पर क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से चार्ज मूव होगा। चार्ज मूव होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होता है तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए, या फिर वायर के अंदर जो कंपोनेंट है उससे टकराए। तो वो जो टकराते हैं उस टाइम पर एक हिंड्रेंस होता है क्रिएट। हिंड्रेंस मतलब रुकावट जैसी बनती है, और उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी अगर सपोज रिवर फ्लो हो रही है, उसमें हम लोगों ने पत्थर डाल दिए बहुत सारे, तो वो पत्थर की वजह से पानी धीरे धीरे बहेगा। क्यों धीरे धीरे बहेगा? बिकॉज वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर हिंड्रेंस आ रहा है, उस हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसी तरह वायर में भी फ्लो होता है करंट, लेकिन बीच में वो किसी चीज़ से टकराता है। तो जब टकराता है वो किसी चीज़ से तो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? उस हिंड्रेंस को रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोगों ने पीछे देख चुके हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द वायर। वायर कितनी लंबी है, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस देगी उसे, उतना ज़्यादा लंबा पाथ होगा। जितना ज़्यादा लंबा पाथ होगा उतने ज़्यादा पत्थर होंगे, उतना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, मतलब उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर की लेंथ से, और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसे हम समझ लीजिए एक पतली सी स्ट्रॉ है और एक मोटी पाइप है, तो पतली स्ट्रॉ से ज़्यादा पानी पास होगा या मोटी पाइप से ज़्यादा पानी पास होगा? ऑब्वियसली मोटी पाइप से ज़्यादा पानी पास होगा,
क्यों? बिकॉज उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो होल है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर होल जो रहता है उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बड़ा है, ज़्यादा जगह मिल रही है उसे जाने के लिए, ज़्यादा जगह मिल रही है तो हिंड्रेंस कम होगा, और वही अगर पतली जगह होगी स्ट्रॉ में से हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो फ्लो ऑफ करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया से। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कोई साइन नहीं होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लिखते हैं। लेकिन हम क्या लिखते हैं, बस 1/A। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एक ही चीज़ है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते तो हमेशा हम एक कांस्टेंट डालते हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताई हूँ। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसे हम बोलते हैं रो, और ये एक्चुअली इस तरह से बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर स्मॉल p लिखी हूँ बिकॉज मुझे उसका सिंबल नहीं मिला यहाँ पर। तो R का किस चीज़ पर डिपेंड करता है, L/A पर, और साथ ही साथ रो पर। अब ये रो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रो एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, और जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं मटेरियल की, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। अब ये ओम मीटर यूनिट कैसे होता है, ये आप लोग मुझे सॉल्व कर कर बताओगे। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, और हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन एक मटेरियल की अंदर जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसके एक पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और उसे किससे डिनोट करते हैं, रो से, और उसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अब यहाँ पर हम इसे समझेंगे कि लेंथ पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। यहाँ पर दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है उसकी लेंथ। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, जिसमें L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यूनिट क्या है उसका, ओम मीटर। तो इसे प्रूव करने का बहुत ही सिंपल तरीका है हम लोगों को, उसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सिर्फ रो को एक तरफ लेकर जाओ, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को एक तरफ लेकर आ जाओ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से निकालना है। तो ये भी आपके होमवर्क में इंक्लूड हो रहा है। कॉपर की यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी गई है, कॉपर, नाइक्रोम और डायमंड, उनकी रेजिस्टिविटी ओम मीटर्स में दी गई है। आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है एग्ज़ाम में फिलअप वगैरह के तौर पर पूछा जाए। तो यहाँ पर हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने कौन से कंसेप्ट देखे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में उनके यूनिट्स देखे, फिर उनके छोटे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स देखे। इसके अलावा हम लोगों ने ओम्स लॉ को पढ़ा जो कि काफ़ी सिंपल था, और ओम्स लॉ से हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट देखे विच वॉज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उसके अलावा हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो किस तरह से होता है, कैसे होता है, और क्या क्या लगता है उसे, उसके लिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कवर की। होपफुली इतना पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो दोज आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू फॉर हियरिंग।